अपन ट्रांजिस्टर को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांजिस्टर में क्या क्या है, कैसे है। फिर अपन क्या करेंगे, उसका कंप्लीट ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ पार्ट तो इसका अपनी सेकंड यूनिट में है और कुछ पार्ट थर्ड यूनिट में है। तो सेकंड यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो तुमने 12th में पढ़ा है वही है। थर्ड यूनिट में क्या है, अपने पास नई चीज़ें आएंगी, क्यू पॉइंट आएंगे, स्टेबिलिटी आएगी कि कैसे स्टेबल करते ट्रांजिस्टर को, क्योंकि ट्रांजिस्टर एक अनस्टेबल डिवाइस है। तो सबसे पहले बात आती है ट्रांजिस्टर होता क्या है। पहला सवाल तो यही होता है कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो ट्रांजिस्टर में देखो ट्राई, एक तरीके से ट्राई नाम आ रहा है, मतलब इसमें 3 पोर्ट होते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं अपन ट्रांजिस्टर। ऐसे लिखते हैं ना, ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर के बारे में सबसे पहले तो डेफिनेशन, परिभाषा। चलो हिंदी में लिखता हूं मैं, परिभाषा। सबसे पहले तो क्या करना है अपने को, परिभाषा लिखनी है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो चलो डेफिनेशन तो डायरेक्ट है, सिंपल ही है कि वो डिवाइस, वह युक्ति जिसके द्वारा अपन निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध में धारा प्रवाहित कर सकें। विच डिवाइस, ए डिवाइस being using this device we can flow current from low impedance to high impedance. That means इनपुट पे क्या रहेगा, जो प्रतिबाधा रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी, और जो अपना आउटपुट रहेगा यहां से कहां जाएंगे, अधिक प्रतिबाधा की तरफ जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि वह युक्ति जिसके द्वारा निम्न प्रतिबाधा से उच्च प्रतिबाधा में क्या करे, धारा का प्रवाह कर सके। ठीक है, अब इसके टाइप्स होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है, ये पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होंगे, 2 टाइप। पहला होता है पीएनपी, दूसरा होता है एनपीएन। पीएनपी में क्या होता है, एनपीएन में क्या होता है। देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनाते हैं अपन, बुक में जहां भी पढ़ोगे कुछ एक तो इस टाइप से डायग्राम मिलेगा तुम्हें। यहाँ पी होगा, यहाँ एन होगा, यहाँ पी होगा, ये ऐसे कनेक्ट होते हैं। इसका कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ एन पी एन। जिस रेशियो में, उस रेशियो में अपन ने क्या कर दिए, नेम लिख दी। ठीक है, सेंटर वाला जो होता है उसको हमेशा बेस बोलते हैं, आधार। ये क्या होगा, आधार। जो लेफ्ट साइड में होते हैं इसको बोलते हैं हमेशा इमीटर, उत्सर्जक। क्या होगा ये, इमीटर। और जो राइट साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर, संग्राहक। ये क्या हो जाएगा, कलेक्टर। ठीक है, अब इसमें देखो मैं इसी में पूरा समझा रहा हूं, पीएनपी और एनपीएन एक साथ समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अपने सर्किट में इसको इस टाइप से जोड़ते हैं। ये देखो एक गोला होता है, सही नहीं बन रहा, रुको। ये गोला हो गया अपना, इसमें क्या करना है अपने को, पी एन पी बनाना है पहले तो, फिर एन पी एन बनाएंगे। तो ये कुछ इस टाइप से होता है। देखो पहली बात तो ये लाइनें टच नहीं होनी चाहिए गोले के, जो अंदर वाली लाइन है।
और ये दोनों लाइन भी आपस में टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वायर अलग है, ये वायर अलग है। एक तरीके से किसको डिनोट कर रहे हैं? वायर को डिनोट कर रहे हैं। अगर दो वायर को आपस में कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अपने को क्या नहीं करना है? शॉर्ट सर्किट नहीं करना। ये दोनों वायर क्या है? अलग अलग है। ये कौन सा हो गया? PNP। मैंने जब डायोड पढ़ाए थे तो बताया था ये पॉजिटिव होता है, याद करने के लिए नेगेटिव होता है। तो दैट मीन्स इसमें करंट किधर फ्लो होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद करने का तरीका ये क्या हो गया? एक तरीके से इसको इमीटर ई से डिनोट करते हैं, ये बेस बी से डिनोट करते हैं, ये कलेक्टर कैपेसिटर सॉरी कलेक्टर सी से डिनोट करते हैं, उत्सर्जक आधार और संग्राहक। ठीक है, इसका डायग्राम बनाए अपने सर्किट के लिए तो इसका कुछ इस तरीके से बनता है। ये देखो, ये N P N, ये क्या होगा? इमीटर बेस कलेक्टर। इसमें देखो नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, इसमें करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें अपोजिट है। ठीक है, इसमें देखो क्या और क्या है? टू पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड वन एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब दो तो पी प्रकार के अर्धचालक हैं और एक क्या है? एन प्रकार का अर्धचालक है। इसमें देखो 2n टाइप एंड 1p टाइप। मतलब इसमें 2n टाइप के हैं और एक p टाइप का है। मतलब जो कनेक्ट करना है अपने को वो क्या करना है? अब अपने को बोल दे कि PNP ट्रांजिस्टर बनाओ। कैसे बनाओगे? अपन ने 3 लिए अर्धचालक लिए सेमीकंडक्टर, जिसमें क्या कहा? 2p टाइप के ले लिए और एक 1n टाइप ले लिया, और क्या किया? इन सबको मिक्स किया, कैलिब्रेट किया, तो बन गया PNP। ऐसे नहीं बनता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो n टाइप होता है इसकी क्या करते हैं? डोपिंग कम लेते हैं। मतलब इसमें जो मिक्स किया था अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या किया था अपन ने? 15 ग्रुप मिक्स किया था। तो 15 ग्रुप जो मिक्स किया था उसको क्या करना है? जो मिक्स कर रहे हैं अपन, अशुद्धि जो मिला रहे हैं, वो क्या करेंगे? कम मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? इसका रीजन अभी जस्ट नेक्स्ट टॉपिक जो इसका वर्किंग पढ़ेंगे, कैसे काम करता है, तब आएगा। तो ये तो क्या हो गया? टाइप्स, ट्रांजिस्टर के टाइप, प्रकार। पहले अपन ने ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन पढ़ी, फिर ट्रांजिस्टर के दोनों टाइप पढ़े। तुमसे पूछ ले ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन और टाइप, डेफिनेशन लिख देना और ऐसे समझा देना, पूरा खत्म। अब अपने को पढ़ना है, हेडिंग डालो ट्रांजिस्टर में 2 प्रकार की संधि होती है। हाँ, ये तो और बता देता हूं। 2 जंक्शन, 2 संधि होती है। कौन कौन सी? एक तो बेस इमीटर होती है, एक बेस कलेक्टर होती है। तो एक तो BE हो गई और एक CB बोलते हैं इसको, CB हो गई। इसको क्या बोलते हैं? आधार उत्सर्जक संधि, और इसको बोलते हैं आधार संग्राहक संधि। बेस इमीटर जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, कैसे? देखो, एक तो ये वाला पोर्ट बन रहा है, ये वाला पोर्ट, और दूसरा वाला पोर्ट ये वाला बन रहा है। देखो, ऑब्वियसली बात है, या तो ये दोनों कनेक्ट होंगे या ये दोनों कनेक्ट होंगे। इसमें एक पोर्ट क्या कर दिया अपन ने? कॉमन कर दिया। समझ गए? तो अब आगे लिखो इसकी वर्किंग, कि ये काम कैसे करता है। वर्किंग
मैं यहाँ पे बना देता हूँ दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर, ये पीएनपी हो गया और ये एनपीएन। अब इसका क्या पढ़ना है अपने को वर्किंग, ये बेस इमीटर कलेक्टर, बेस इमीटर कलेक्टर। अब अपने को वर्किंग पढ़नी है। तो वर्किंग में देखो, ट्रांजिस्टर के बाईं ओर वाला भाग उत्सर्जक एवं दाईं ओर वाला भाग संग्राहक कहलाता है। लेफ्ट हैंड इमीटर है और राइट हैंड कलेक्टर है, बता दिया मैंने पहले। उत्सर्जक का कार्य आवेश वाहकों को आधार की ओर उत्सर्जित करना है और संग्राहक का कार्य आधार से आने वाले आवेश वाहकों को संग्रहित करना है। नाम से ही पता चल रहा है उत्सर्जक, मतलब ये तो उत्सर्जित ही करेगा। तो यहां से क्या करेंगे, आवेश वाहक जो भी होंगे, इसमें क्या होंगे, पी टाइप में आवेश वाहक कौन थे, होल्स थे। तो इसमें से क्या निकलेंगे, होल्स निकलेंगे, किधर जाएंगे, बेस की तरफ निकलेंगे। फिर बेस में से कुछ होल्स किधर जाएंगे, कलेक्टर की तरफ। कलेक्टर संग्राहक, मतलब ये क्या करेगा, सबको इकट्ठा कर लेगा। कहां से, यहां से जो है उनको क्या किया, एन टाइप से निकले और एन टाइप में कुछ न्यूट्रल हो जाएंगे, वो अभी आगे पढ़ेंगे, और फिर बचे हुए संग्राहक पे निकले। तो इसकी कार्यविधि पढ़ते रहो और लिखते रहना। ट्रांजिस्टर के मध्य का भाग आधार कहलाता है, मिडल पॉइंट मैंने बताया बेस कहलाता है अपना। आधार की मोटाई एवं इसमें अपमिश्रण दोनों भागों की तुलना में कम रखे जाता है, जिससे उत्सर्जक की ओर से आने वाले आवेश वाहक आधार में कम से कम उदासीन हो एवं उनकी अधिकांश संग्राहक पर प्राप्त हो। एक बार मैं डेफिनेशन पूरी बोल देता हूं, फिर समझाता हूं क्या बोला मैंने, क्या समझ लो पहले, फिर बोल दूंगा मैं। देखो, यहां से इमीटर से आवेश वाहक निकले, यहां से क्या निकलेंगे, होल्स निकलेंगे। इसमें कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन से एन टाइप में। अगर ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही तो सेमीकंडक्टर वाला लेक्चर पढ़ लेना, वहां से समझ में आ जाएगा। यूनिट फर्स्ट का लास्ट वाले लेक्चर जो है उसमें पढ़ाया हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो देखो यहां से होल्स निकले, इसमें गए, पॉजिटिव निकले, यहाँ पे कौन से नेगेटिव। तो इसका जो साइज और शेप जो है, मतलब मैंने डायग्राम गलत बना रखा है, इसका मतलब ये कुछ इस टाइप से होता है। देखो ऐसा होता है, ये P हो गया, ये N हो गया, ये P हो गया। इसमें क्या है, होल्स ज्यादा है, पॉजिटिव आयंस ज्यादा रहेंगे, इसमें नेगेटिव आयंस कम रहेंगे। तो यहां से होल्स निकले, इसमें गए, तो कुछ पार्ट तो क्या होगा, उदासीन हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करके जीरो चार्ज कर देंगे। बट यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, कम है, और यहां पे जो होल है पॉजिटिव आयन वो क्या है, ज्यादा है। जिससे क्या करेंगे, कुछ होल्स क्या करेंगे, यहां पे बच जाएंगे और वो कहां जाएंगे, पी में चले जाएंगे, मतलब संग्राहक पे चले जाएंगे। अब ये कुछ नहीं जाते, ये ऑलमोस्ट 90% जाते हैं, मतलब इसमें तो ओनली 10% ही क्या होंगे, उदासीन होंगे। कैसे, क्योंकि इसकी जो डोपिंग कर रहे हैं अपन, मतलब अपमिश्रण जो मिला रहे हैं, डोपिंग वो क्या कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं और इसकी विड्थ भी कम रख रहे हैं। जब डोपिंग कम कर रहे हैं, अपमिश्रण कम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कम पाए जाएंगे, कम पाए जाएंगे तो क्या होगा, कम उदासीन होंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि डोपिंग कम रखते हैं, समझ गए। सेम यहां पे देखो, यहां से क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन, यहां क्या होंगे, होल्स, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, होल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसका डायग्राम भी असली कैसा बनेगा ये याद रखना, ट्रांजिस्टर बनाओ तब। जो बेस वाला है, बीस सेंटर वाला है, उसकी विड्थ कम रखना और साइड की विड्थ ज्यादा रखना। यहां से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन कहां गए, होल्स के साथ इंटरेक्ट किया, कुछ न्यूट्रल हुए, उदासीन हुए, बाकी सब उत्सर्जक संग्राहक पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे लिखो। देखो ये लिखा हुआ है, लिख लेना आप। ट्रांजिस्टर के मध्य का भाग आधार कहलाता है। आधार की मोटाई एवं उसमें अपमिश्रण अन्य दोनों भागों की तुलना में कम रखे जाते हैं, जिससे उत्सर्जक की ओर से आने वाले आवेश वाहक आधार क्षेत्र में कम से कम उदासीन होते हैं, एवं अधिकांश संख्या संग्राहक पर प्राप्त होती है। जितनी मात्रा में आवेश वाहक
उत्सर्जक क्षेत्र से गति करते हैं या मुक्त होते हैं वे आवेशवाहक उत्सर्जक धारा IE, उत्सर्जक पे जो धारा फ्लो होती है उसको IE बोलते हैं, करंट इमीटर, इमीटर पे जो करंट होती है IE का निर्माण करते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहां से जितने चार्ज निकलेंगे उत्सर्जित होंगे वो उनके कारण कौन सी करंट फ्लो होगी? IE फ्लो होगी। उसके बाद कुछ चार्ज यहां पे न्यूट्रल होंगे, तो लिखो जितनी मात्रा में चार्ज, जितनी मात्रा में आवेशवाहक आधार में उदासीन होते हैं वे आधार धारा IB, वे आधार धारा IB का निर्माण करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पहले कुछ जो भी थे वो ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, सारे जो भी होल्स निकले वो यहाँ पे पहुंचे। अब उन होल्स में से कुछ उदासीन हो गए, मान लो 15 होल्स आए थे, 15 में से 3 उदासीन हो गए। अब इन 3 के कारण क्या फ्लो होगी? IB फ्लो होगी। ठीक है, आगे लिखो, संग्राहक पर प्राप्त आवेशवाहकों के कारण, संग्राहक पर प्राप्त आवेशवाहकों के कारण संग्राहक धारा IC का निर्माण होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, 15 में से 3 यहां उदासीन हो गए तो 12 कहां जाएंगे? संग्राहक पे जाएंगे। समझ गए? अर्थात क्या बन रहा है अपना? IE इक्वल टू IC प्लस IB। कैसे? देखो IE अगर 15 आवेश के कारण फ्लो हुआ, B बेस पे कितने न्यूट्रल हो गए? 3 हो गए, तो 12 कहां जा रहे हैं? यहां जा रहे हैं। तो इस हिसाब से आ रहा है। IE सबसे बड़ी होती है, IC छोटी होती है और IB बिल्कुल 0 के अप्रोक्स होती है। क्यों? विड्थ बिल्कुल कम रख रहे हैं, उसमें होल्स कम है, जिसके कारण क्या हो रहा है अपना? बहुत कम चार्ज क्या हो रहे हैं? न्यूट्रल हो पा रहे हैं। ठीक है, ये हो गई इसका वर्किंग, कैसे काम कर रहा है। अब इसका दूसरा पार्ट आता है कि इसको सर्किट में कैसे कनेक्ट करें। कहाँ? ऑब्वियस ही बात है, 3 पोर्ट हैं, तो कौन से को पॉजिटिव रखे, कौन से को नेगेटिव रखे, कितनी बैटरी कनेक्ट होंगी और कैसे क्या होगा। तो हेडिंग डालो, ट्रांजिस्टर का प्रचालन। ये NPN है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे खूब सारे। इसमें क्या होंगे? होल्स होंगे। इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे खूब सारे। ये क्या हो गया? बेस, इमीटर, कलेक्टर। ये चीजें हमेशा हमेशा याद रखना। लेफ्ट हैंड साइड इमीटर रहेगा, सेंटर में बेस और राइट हैंड साइड कलेक्टर रहेगा। अब क्या करना है? एक संधि तो ये हो गई BE, मैंने बताया था BE जंक्शन, और एक कौन सा हो गया? CB जंक्शन, ये वाला। तो ट्रांजिस्टर का प्रचालन करना है, इसको हमेशा किसमें चलाना है अपने को? एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मीनिंग हो गया कि लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ अपने को क्या करना है? करंट को फ्लो कराना है। तो कैसे कराते हैं? देखो, एज एन एम्पलीफायर चलाने के लिए ये वाली जो संधि होती है, ये BE जंक्शन जो होता है, ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस। और ये वाली संधि जो होती है, ऑलवेज इन रिवर्स बायस। क्यों? देखो, अब इसको पहले मैं फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दूं। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने का मतलब, देखो ये नेगेटिव है, N है और ये P है, मतलब N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और P को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। ये लो, ये तो इधर का पार्ट खत्म। इधर देखो, इसको क्या करना है? रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है।
तो C किस पे है, N नेगेटिव पे है, तो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो और इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। ये लो, हो गया। अब देखो क्यों किया ऐसा, यहां से देखो नेगेटिव चार्ज निकला, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन सब भागेंगे दूर, दूर भागेंगे, वो यहाँ पे आएंगे, कुछ उदासीन होंगे। फिर देखो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, इधर इधर पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, सब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सब कलेक्ट हो जाएंगे। अपने को भी यही करना था, इमीटर से इमिट कराने थे और कलेक्टर पे कलेक्ट करने थे। दूसरा पीएनपी के लिए और बना देता हूं मैं, ये P हो गया, ये N और ये P, इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे सारे। होल्स बना देता हूँ, पॉजिटिव नहीं लिखता हूँ। चलो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें फिर से क्या है, होल्स हैं। ये वही E B E सॉरी C, क्या कनेक्ट होगा देखो, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर दो, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर दो। इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करना है और दूसरे से पॉजिटिव कनेक्ट कर दो। ये लो, ये हो गया। अब देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे होल्स क्या है, पॉजिटिव है एक तरीके से, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर भागेंगे, तो इमीटर से तो निकल जाएंगे इजीली। कलेक्टर क्या करेगा, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, ये सबको खींच लेगा, पॉजिटिव चार्ज को। पढ़ा है अपन ने, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये हो गया इसका प्रचालन। समझ गए, मैं इसकी डेफिनेशन बोल देता हूं पूरी। संधारित्र को प्रवर्धक के रूप में सफल प्रचालन के लिए उत्सर्जक आधार संधि सदैव अग्रबायसित तथा संग्राहक आधार संधि सदैव पश्चबायसित होनी चाहिए। इन संधियों पर उपयुक्त बायस बैटरी, इसको VEB बोलते हैं और इसको बोलते हैं VCB। इन संधियों पर उपयुक्त बायस बैटरी VEB व VCB द्वारा प्रदान की जाती है। उत्सर्जक के अग्रबायस होने के मुख्य आवेश वाहक ब्रैकेट में लिख लें, N प्रकार में इलेक्ट्रॉन व P प्रकार में होल्स बाह्य विभव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। आधार के पतला होने के कारण इसमें डोपिंग की मात्रा बहुत कम, लगभग 5% होती है। अतः बहुत कम आवेश वाहक आधार क्षेत्र में उदासीन होते हैं। शेष सभी आवेश वाहक आधार क्षेत्र को पार कर संग्राहक की ओर प्रवेश करते हैं, क्योंकि संग्राहक पर पश्च विभव जुड़ा होता है, जिससे ये आकर्षित होकर त्वरित हो जाते हैं, जिससे ये आकर्षित होकर त्वरित हो जाते हैं तथा धारा IC प्रवाहित होती है, तथा धारा IC प्रवाहित होती है। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर के टाइप क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर बनता कैसे है, बनाया कैसे गया है, क्या क्या उसमें वर्किंग होता है, और ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कैसे करते हैं, प्रचालन को ऑपरेट बोलते हैं। ऑपरेट किसमें करना है अपने को, एम्पलीफायर के रूप में, एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहा है, तो उसके लिए अपने को ये डायग्राम बना के थ्योरी समझानी है, मैंने जो समझा दी तुम्हें, ठीक है। अब अपने को पढ़ने ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर, हेडिंग डालो। ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र,
कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। पहले फर्स्ट क्या करें, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ आधार विन्यास मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, कॉमन बेस के लिए काम करना है अपने को। तो कॉमन बेस के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम में देखो एक ही बताऊंगा, बाकी तुमने 12th में जो पढ़ा है ना अभिलाक्षणिक वक्र वही है। जैसे तुमने अल्फा निकाला था, बीटा निकाला था, इस टाइप के ग्राफ बनाए थे, ऐसे ऐसे बने थे, देखो ऐसे जा रहे थे और फिर ऐसे बन रहे थे, कुछ ऐसे बने थे ये वाले, 12th क्लास में पढ़े थे तुम लोगों ने। वो क्यों अभिलाक्षणिक वक्र है, कोई चेंज नहीं है। चेंज आएगा इसके बाद वाले टॉपिक जो कि 3rd यूनिट में, ये लास्ट टॉपिक है अपना यूनिट 2 का, ठीक है। तो पहले उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए मैं डायग्राम बनवा देता हूं, कैसा बनाने अपने को। ये ट्रांजिस्टर देखो ऐसे करंट है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट N हो गया, ये वाला P हो गया और ये वाला P हो गया, PNP ट्रांजिस्टर, समझे। ये लो, यहाँ वो एमीटर कनेक्ट हो जाता है, यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे, ये आगे कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। इधर भी वही प्रोसेस, एमीटर वोल्ट मीटर, यहाँ बैटरी कनेक्ट होती है अपनी, VEE कनेक्ट होती है। ये देखो ये इसके टच होता है, हमेशा याद रखना, ये टच कराते हैं, टच नहीं होगा तो सर्किट पूरा ही नहीं होगा। ये मिली एमीटर होता है, ये VEB कैलकुलेट करेगा, इसमें ये पार्ट पॉजिटिव ये नेगेटिव, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इधर भी सेम प्रोसेस, बैटरी कनेक्ट कर दो, इसको VCC बोलते हैं। ये रियोस्टेट होता है वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए। ये VCB कैलकुलेट करेगा, ये भी मिली एमीटर है, इसका ये पार्ट पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका ये पार्ट पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ करंट फ्लो हो रही है IE, देखो ये यहाँ से ऐसे फ्लो होगी, यहाँ करंट फ्लो हो रही है IB, और यहाँ कौन सी करंट फ्लो हो रही है, ऐसे आएगी, देखो ऐसे IC। उल्टा बना दिया शायद, ये NPN का है, और डायरेक्शन क्या दे दी गलत। ये डायरेक्शन चेंज कर लो, ये ऐसे आएंगे,
ये सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये है NPN का, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व में क्या होता है, एक तो आउटपुट होता है और एक इनपुट वाला बनाते हैं। ये निवेशी और ये निर्गत। देखो डेफिनेशन लिखवा देता हूं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के लिए। संग्राहक वोल्टता, पहले लिखो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, इसमें लिखो संग्राहक वोल्टता VCB, संग्राहक वोल्टता VCB को नियत रखकर निवेशी धारा IE, निवेशी धारा IE व निवेशी वोल्टता VEB के मध्य, VEB के मध्य परिवर्तन से प्राप्त होने वाले वक्र को, परिवर्तन से प्राप्त होने वाले वक्र को निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। देखो क्या हो रहा है, इनपुट कहां से दे रहे हो, यहां से देते हैं हमेशा इनपुट ई मीटर पे। तो यहाँ पे कौन सा है, देखो करंट IE आ रही है, तो निवेशी हो गया। वोल्टेज कौन सी है, VEB। तो क्या करना है अपने को, VCB को तो कांस्टेंट करना है, इसको क्या करना है, नियत करना है कांस्टेंट। और ग्राफ किनके बीच में खींचना है, IB एंड VCB। मतलब इस वाली वोल्टेज को कांस्टेंट कर दो, फिक्स कर दो और इनमें चेंज करो, और जो ग्राफ बनेगा वो क्या कहलाएगा, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा। ग्राफ कैसा बनेगा, बना लो। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, इधर IE रहेगी, किस में है, यूनिट मिली एम्पियर में है। इधर वोल्टेज रहेगा VEB, सॉरी ये VEB के बीच में ग्राफ है, गलत लिख दिया, VEB। ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो स्टार्टिंग में कुछ वोल्टेज तक तो क्या करेगा, बिल्कुल भी करंट की वैल्यू ही नहीं आएगी। आप बढ़ाते रहोगे तो कोई वैल्यू नहीं देगा। देन क्या आएगी, थोड़ी सी वैल्यू आएगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी, फिर एकदम से क्या करेगी, रैपिडली इंक्रीज होना शुरू होगी। देखो ग्राफ रैपिडली बन रहे हैं, तो रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किसके पे है, VCB कांस्टेंट है इनमें। इनकी अलग अलग वैल्यू के लिए ग्राफ बनाए गए हैं, इनकी वैल्यू और लिखवा देता हूं मैं। ये -10 वोल्ट, ये -5 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। माइनस इसलिए लगा हुआ है, नेगेटिव साइन आएगा जब तुम क्या करोगे, वोल्टेज नापोगे तब, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, R इनपुट प्रतिरोध। तो R इनपुट क्या आएगा, प्रतिरोध क्या होता है, V इनपुट डिवाइडेड बाई I इनपुट। V इनपुट कितना है, VEB डिवाइडेड बाई IE। ये तो क्या आ गया, स्थैतिक प्रतिरोध बोलते हैं, स्थैतिक प्रतिरोध। और गतिक प्रतिरोध निकालोगे तो मतलब चेंज कैसे होगा, ये स्लोप से निकाल लो गतिक प्रतिरोध को। तो डेल्टा R इनपुट बोलते हैं इसको, और ये हो जाता है डेल्टा VEB डिवाइडेड बाई डेल्टा IB, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गतिक प्रतिरोध। ये निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खत्म। सेकंड लिखो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। डेफिनेशन लिख लो इसमें, जब उत्सर्जक धारा IE, जब उत्सर्जक धारा IE को नियत रखकर संग्राहक वोल्टता VCB
संग्राहक वोल्टता VCB तथा संग्राहक धारा IC के मध्य परिवर्तन से प्राप्त वक्र निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये देखो IE के अलग अलग मान के लिए है। किसके बीच में है? VCB और IC के बीच में। ये किस में है? मिली एम्पियर में ली थी अपन ने, तो मिली एम्पियर में ले लो। अब देखो इसमें 3 पार्ट बन रहे हैं। एक पार्ट तो ये है, मैं स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूं। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये बच गया, ये है इधर वाला, डॉट डॉट दिखा देता हूं मैं। ये वाला जो पार्ट है, तो देखो इस वाले पार्ट को बोलते हैं संतृप्त क्षेत्र। इस वाले पार्ट को बोलते हैं सक्रिय क्षेत्र और इस पार्ट को बोलते हैं अंतक क्षेत्र, कट ऑफ रीजन। एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन। अब इसमें 3 नाम आ गए, इन तीनों के अपने को क्या पढ़नी है? डेफिनेशन पढ़नी है। तो हेडिंग डालो एक्टिव रीजन। सॉरी, इससे पहले एक चीज और लिख लो, फॉरवर्ड करंट गेन। अग्र धारा लाभ, इसकी वैल्यू होती है IC/IE, जिसको अल्फा भी बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब हेडिंग डालो सक्रिय क्षेत्र, एक्टिव रीजन। लिखो, इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले कि होता क्या है, फिर समझाते हैं। इस भाग में निवेशित संधि अर्थात उत्सर्जित संधि अग्रबायसित व संग्राहक संधि पश्चबायसित होती है। इन क्षेत्रों का उपयोग ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक तथा दोलित्र के रूप में किया जाता है, अर्थात इन क्षेत्रों में अल्प आयाम का प्रत्यावर्ती संकेत निवेशी करने पर विरूपण रहित उच्च आयाम का निर्गत संकेत मिलता है। ये इसकी क्या होगी? डेफिनेशन होगी। देखो ये वाला है ये रीजन, इतना वाला। इसमें क्या करना है? मैंने कहा एक्टिव रीजन किसके लिए काम आता है? एम्पलीफायर के लिए। एम्पलीफायर के लिए मैंने कहा, क्या कहा? BE जंक्शन किस में होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस। और CB जंक्शन किस में होना चाहिए? रिवर्स बायस। तो सीधा सा याद कर लो, एक्टिव रीजन किसके लिए काम आता है? एम्पलीफायर के लिए काम आता है। इसलिए इसमें क्या होता है? BE संधि क्या होती है? अग्रबायसित होती है और CB संधि जो होती है वो क्या होती है? पश्चबायसित होती है। सक्रिय क्षेत्र समझ में आया? सेकंड हेडिंग डालो सैचुरेशन रीजन। और ये जो ग्राफ बनाए जाते हैं ना, जो ये ग्राफ बनाए हैं, ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए गए हैं। तुम BSc सेकेंड ईयर की लैब में जाओगे, वहां ट्रांजिस्टर का ग्राफ भी बनाया जाता है। लैब में जाओगे तो तुम्हें ट्रांजिस्टर का प्रैक्टिकल दिया जाता है करने के लिए, बट बच्चे करते नहीं है, कोई नहीं करता। प्रैक्टिकल तो दूर की बात है, तुम हाथ भी नहीं लगाते उनको। तो संतृप्त क्षेत्र में लिखो, सक्रिय क्षेत्र में VCB
संतृप्त क्षेत्र में VCB का मान शून्य होने पर भी VCB का मान शून्य होने पर भी IC का मान शून्य नहीं होता है। अतः IC का मान शून्य प्राप्त करने के लिए VCB की ध्रुवता परिवर्तित करनी होती है, अर्थात इस क्षेत्र में दोनों संधियां अग्रभाषित होती हैं। देखो ये वाला पार्ट है सैचुरेशन रीजन, इसमें क्या करोगे, VCB की वैल्यू 0 होगी ना, तब भी IC की वैल्यू 0 नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये ट्रांजिस्टर का इफेक्ट आएगा जो अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट यूनिट में, सॉरी, वो जिसमें स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं, वो यही काम करता है। जो संतृप्त क्षेत्र है ना, सैचुरेशन रीजन, इन्हीं को दूर करेंगे अपन। तो सैचुरेशन रीजन में क्या हो रहा है, VCB वैल्यू 0 है, तब भी IC इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, IC की वैल्यू आ रही है। तो IC की वैल्यू 0 करने के लिए क्या करूं, मैं वोल्टेज को उल्टा कर देता हूं। पहले तो कैसे कनेक्ट कर रखा था, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर रखा था, फिर मैंने क्या किया, इस वाली वोल्टेज को रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स किया, रिवर्स और रिवर्स मिलके क्या करेंगे, फॉरवर्ड बना देंगे। नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों जंक्शन किस में आ जाएंगे, फॉरवर्ड में आ जाएंगे, और इस टाइम करंट फ्लो नहीं होगी, और क्या बन जाएगा, अपना सैचुरेशन रीजन बन जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन लिखो, इसमें यह क्षेत्र IE इक्वल टू 0 तथा एक्स अक्ष, देखो IE की वैल्यू 0 वाली तो बना ही नहीं है, 0 वाली है भाई, ये 0 है, फिर 15 है, फिर सॉरी 20 है, फिर 25 है। ये IE इक्वल टू 0 और एक्स एक्सिस ये वाला, एक्स एक्सिस मतलब VCB। यह क्षेत्र IE इक्वल टू 0 तथा एक्स अक्ष के मध्य का भाग है। इस क्षेत्र में उत्सर्जक और संग्राहक दोनों संधियां पश्चबाई होती हैं, जिससे IE का मान 0 या उससे भी कम होने के कारण ट्रांजिस्टर धारा का चालन नहीं करता है। देखो सीधा याद करो, इसमें क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स, इसमें क्या है, फॉरवर्ड, इसमें क्या है, रिवर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही रिवर्स में आ गई, तो करंट कहां से फ्लो कराओगे, उल्टे तार जोड़ोगे आप। अगर मान लो कोई बैटरी है जिसको पॉजिटिव से पॉजिटिव ही कनेक्ट करना होता है तभी काम करती है, तुम उसको पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर दोगे तो कैसे काम करेगी। तो ट्रांजिस्टर में भी क्या होता है, जब तक सही तरीके से कनेक्ट नहीं करोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो तुम उल्टे कनेक्ट कर दोगे तो क्या आएगा, करंट फ्लो ही नहीं होगी। तो कट ऑफ रीजन में क्या आती है, करंट फ्लो ही नहीं होती है। अगली बात करते हैं एक्टिव रीजन की। एक्टिव रीजन में क्या होता है, एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। एम्पलीफायर क्या करता है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में क्या कर देता है, करंट को इजीली फ्लो करता है। ठीक है, अगला बात करते हैं सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में क्या करते हैं कि ये IC की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होती है, टेम्परेचर इफेक्ट से आ जाती है। तो IC की वैल्यू 0 करने के लिए क्या किया, जो उधर वोल्टेज लगी हुई थी उसको और रिवर्स कर दिया कि वो नेगेटिव वैल्यू, जितनी भी वैल्यू आ रही है ना, उसको वो खुद के अंदर समेट दे। तो इसमें क्या कर दिया, दोनों को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया, बस खत्म। ये तीनों चीजें पढ़ ली, अल्फा सब आ गया अपना सेकंड यूनिट में। अब तुम्हें दो टॉपिक और पढ़ने हैं, वो तुम खुद से पढ़ोगे। उभयनिष्ठ आधार विन्यास मैंने पढ़ा दिया, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। सेम डेफिनेशन लिखनी है, सेम ग्राफ बनाने। देखो थ्योरेटिकल ग्राफ है, उनमें ऐसा कुछ डेफिनेशन भी नहीं है, जैसे इसमें थी एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, ये उनमें से कोई डेफिनेशन आएंगी नहीं, उनमें कुछ नहीं आएगा। तो सिंपली अपन ने जो पढ़ लिया मैक्सिमम यही है अपना। वो चीजें तुम्हें बस बुक से ग्राफ याद करना है। ग्राफ क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली किए हुए हैं। तो एक्सपेरिमेंटली किए हुए हैं तो वो ग्राफ क्या होंगे, उनमें समझाने का तो कुछ है नहीं, जैसा बनता है वैसा ही बनेगा। मैं तो कुछ चेंज कर नहीं सकता कि भाई एक्सपेरिमेंट करके मैं चेंज कर दूं, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट खुद ने किया हुआ है। ट्रांजिस्टर का ग्राफ वैसा ही मिलता है जैसा बनता है, जैसा बुक में दिया हुआ है। उसमें बस थोड़ा सा माइनर मिस्टेक आ जाती है, क्योंकि अपन ढंग से करते नहीं है। तो अपने जो किया था उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, बाकी ग्राफ वैसे ही मिलते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो अपनी यूनिट सेकंड क्या हुई, आज फिनिश हुई।
यूनिट सेकंड फिनिश, समाप्त। कल पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी उसमें पढ़ेंगे अपन ट्रांजिस्टर के बारे में, क्यू पॉइंट क्या होते हैं, सैचुरेशन कैसे, इसको सैचुरेट कैसे करते हैं, इसकी बाइसिंग कैसे करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं। देन फिर अपन एम्पलीफायर पढ़ेंगे, फीडबैक पढ़ेंगे, फिर थर्ड यूनिट भी खत्म हो जाएगी। फोर्थ यूनिट में अपने को पढ़ना है ऑसिलेटर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो बहुत ईजी सी इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब अपने मैक्सिमम 2 या 3 5 या 6 लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगी। मेन पार्ट अपना सेकंड यूनिट में ही था, क्योंकि बहुत लेंदी यूनिट है फर्स्ट और सेकंड यूनिट। ठीक है बच्चों, और वीडियो को शेयर करते ही रहना, ये तो पता ही होगा, ज्यादा लोगों को पहुंचाओगे सबको फायदा दो।